तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिकली डिस्कस किया कि एंड्रॉयड क्या होता है और ये किस तरह से डेवलप्ड है, क्या इसकी कहानी है ना। तो बात हो रही थी कि भाई बेसिकली एंड्रॉयड गूगल कंपनी कैसे चलाती जब एंडी रूबी ने इसको डेवलप किया था। तो सिंपल सा कंसेप्ट था क्योंकि इसको मार्केट में पॉपुलर करना था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज करें। तो फिर गूगल ने अपना जो कह सकते हैं और मतलब एक कम्युनिटी डेवलप करा, जिस कम्युनिटी का नाम था, जो मैं अभी कल भी आपको बता रहा था, OHA, ओपन हैंडसेट अलायंस। तो OHA करके आप टाइप करोगे तो ओपन हैंडसेट अलायंस, OHA डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो तो दूसरा ओपन हो जाएगा। एंड क्या OHA था ना, ओपन हैंडसेट अलायंस एंड्रॉयड, ऐसे करके लिख दीजिए तो आपके उसके बारे में बता देगा कि ये क्या है। देखिए, द ओपन हैंडसेट अलायंस इज अ कंसोर्टियम ऑफ 84 टर्म्स, द मतलब 84 फॉर्म्स टू डेवलप द ओपन स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। कुछ ओपन स्टैंडर्ड बनाए गए जिस फॉर्म में HTC, सोनी, डेल, इंटेल, मोटरोला, देख रहे हो, ये सारी कंपनियां जो हैं, और ऐसे बहुत सारी 84 मैन्युफैक्चर कंपनियां जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हुई और सब लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, राइट। तो एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर कल मैं आपको डिस्कस कर भी रहा था, बता रहा था कि एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में एंड्रॉयड है क्या। बेसिकली एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्टैक है, लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर स्टैक है। जिस सॉफ्टवेयर स्टैक में कोई एक सिंगल चीज नहीं है, कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर अपना लिनक्स कर्नल भी है, इसका कुछ एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, फिर नेटिव लाइब्रेरी है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन हम यूजुअली यूज करते हैं। तो ये इसकी कहानी है। एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या इसके थियरी से रिलेटेड छोटा मोटा ऐसा कोई कंसेप्ट जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो कोई मेरे से पूछ सकता है कि सर क्या है एंड्रॉयड। वैसे तो जो इसका थियरेटिकल चीज है मैंने आपको बता ही दिया। बताइए। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि एंड्रॉयड है क्या। एंड्रॉयड को समझाने के लिए पूरा डायग्राम आप समझाएंगे किसी के सामने, और आप लोगों ने एक देखा था इस आर्किटेक्चर को। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर में क्या होता है, एंड्रॉयड के रन टाइम में क्या क्या चीजें आती हैं। जेट का कंसेप्ट यूज हुआ है, JIT का कंसेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। नेटिव लाइब्रेरीज हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हैं। जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, चलो नीचे से अगर हम समझते हैं तो सबसे ऊपर वाली चीज समझते हैं। तो देखिए, सिस्टम एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है। सिस्टम एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन है जो हम फोन में यूज करते हैं, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक। फिर उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि वो फ्रेमवर्क, वो क्लासेस, इंटरफेसेस, वो मेथड जो कि जावा में डेवलप्ड हैं और जिनका यूज करके आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओगे। तो उन फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हैं, उन एपीआईज में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एंड्रॉयड के अंदर एक्टिविटी है, एक्टिविटी मैनेजर है, कंटेंट प्रोवाइडर है, नोटिफिकेशन मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है, व्यू नाम की क्लास है, वगैरह वगैरह। तो ये सब एपीआई फ्रेमवर्क के पार्ट हो गए। एपीआई फ्रेमवर्क में बहुत सारी एपीआईज पड़ी हुई हैं जो कि एंड्रॉयड की अपनी हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो या आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड भी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एंड्रॉयड में हमें आगे चल के पढ़ना क्या है, क्या क्या हमारा कोर्स कंटेंट है, क्या है। तो हमें आगे चल के बस यही पढ़ना है कि एंड्रॉयड की कौन कौन सी एपीआईज हैं, कौन कौन सी एपीआई फ्रेमवर्क हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, किस एपीआई से क्या होती है। तो कई लोगों को तो ये कंफ्यूजन होगा कि जी एंड्रॉयड में कोई बहुत बड़ी चीज होती है। जी नहीं, पहली बार इसको समझने में टफ लगेगा, आपको इसको कॉन्फ़िगर करने में टफ लगेगा, आपको इसको चीजों को समझने में कि क्या हमारा एक्सएमएल है, क्या मैनिफेस्ट है, क्या जावा है, कैसे इनका रिलेशन है, ये आपको समझने में टफ लगेगा। कुछ नए नए टर्मोलॉजीज होंगे, उनको टफ लगेगा, लेकिन आगे चल के चीजें बहुत आसान है। भाई होता ही क्या है, आप बताओ। जावा में अगर हम जावा की बात करें तो जावा इज ऑल अबाउट व्हाट, मेथड। मेथड में होते हैं क्या, लॉजिक, है ना। और मेथड होती है क्लास या इंटरफेस में। क्लास या इंटरफेस कहाँ होता है, पैकेज में। पैकेज कहाँ होती है, जार में, ठीक है। तो एंड्रॉयड वालों ने कुछ जार बना के दे रखी हैं, जिस जार में बहुत सारी एपीआईज हैं, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं। बस आपको यही पढ़ना है कि कौन से काम के लिए कौन सा इंटरफेस, कौन से काम के लिए क्या इंटरफेस, कौन सा मेथड है।
बस बात खत्म। अगर आपको मेथड कॉल करने आता है, मेथड बनाने आता है, मेथड की डेफिनेशन आती है, मेथड का पैरामीटर आता है, मेथड का रिटर्न टाइप समझ में आता है ना, मेथड का आर्गुमेंट समझ में आता है, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, है ना, क्लास के बारे में समझ में आता है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है ना, या एब्स्ट्रैक्शन क्या है, फाइनल क्या है, दिस क्या है, सुपर क्या है। अगर आपको ये समझ में आता है तो बिल्कुल आप एकदम एंड्रॉयड पढ़ने के लायक हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है एंड्रॉयड। ठीक है, पता नहीं लोग मेरे से आते हैं कहते हैं कि जी मुझे सर ना, मैं तो जावा पढ़ चुका हूँ, मुझे एंड्रॉयड पढ़ना है। तो मेरा उनसे यही सजेशन है, मेरा सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप एंड्रॉयड इसलिए नहीं सीख पा रहे हो क्योंकि आपको जावा नहीं आती है। ठीक है, एक रीजन। दूसरी रीजन ऐसा नहीं है कि जावा नहीं आती है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको क्या पढ़ना है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जावा आती है, वो भी फिर भी एंड्रॉयड सीखने जा रहे हैं, तो उनके लिए एंड्रॉयड है आसान। बस आपको यही सीखना पड़ेगा कि इसमें एंड्रॉयड के लिए कौन कौन सी एपीआईज हैं, कौन सी एपीआई क्या करती है, कौन सी एपीआई हम कॉल कर दें तो हमारा कैमरा चल जाए, कौन सी एपीआई हम कॉल कर दें जिससे हमारी वेब सर्विस कॉल हो जाए, कौन सी ऐसी एपीआई कॉल कर दें जिससे हम फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर पाएं, या हम अपना ट्रैकर चला पाएं, जीपीएस ट्रैकर, नेविगेशन, गूगल मैप चला पाएं। कौन सी ऐसी एपीआई है जिसके थ्रू हम मतलब कुछ भी कर लो, फायरबेस क्लाउड पे डेटा संभाल के रख लो। कौन सी ऐसी एपीआई है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट को और आसान बनाती है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड किस आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, एंड्रॉयड का अपना क्या आर्किटेक्चर है, एंड्रॉयड किस किस पैटर्न पे वर्क करती है। एंड्रॉयड का अपना खुद का डेटाबेस भी है, समझ रहे हो। एंड्रॉयड एंड्रॉयड में अपना, जैसे हम माइस्क्यूएल डेटाबेस जानते हैं कि होता है, वो तो एक्सटर्नल डेटाबेस हो गया ना, लेकिन एंड्रॉयड वालों ने अपना फाइल सिस्टम भी यूज करते हैं, अपनी फाइल हैंडलिंग करके हम एंड्रॉयड का इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, इनका खुद का डेटाबेस जिसको हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस बोलते हैं, वो यूज करते हैं। बट एंड्रॉयड में इन्हांसमेंट हुआ है, अब डेटाबेस में भी आपका रूम डेटाबेस आ चुका है, तो एसक्यूएलाइट का इन्हांस वर्जन है जो कि ओआरएम पैटर्न पे काम करता है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब एडवांस लेवल पे चीज़ें जैसे एमवीवीएम है, मॉडल व्यू मॉडल है, इस तरह की चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड में हमें पढ़ना है, थोड़ा सा अलग चीज़ है। एक्टिविटी हो गई, इंटेंट हो गया, सर्विसेज हो गए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया। तो बस जावा वाले बंदों के लिए ये टर्म नए भले ही लग रहे हैं लेकिन यूज करना कठिन नहीं है। उन्होंने क्लासेस और ऑब्जेक्ट मेथड इनसे इतना फेमिलियर हो चुके हैं कि हर एक काम के लिए जब वो क्लास और मेथड वेरिएबल मिलेंगे तो उनको बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। हाँ, अब जिसको केवल क्लास मेथड वेरिएबल का ही मतलब नहीं समझ में आता है तो भैया उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको तो सीखना ही पड़ेगा। तो बस और कोई बात नहीं, और एक पाथ हमें चाहिए होता है कि भाई किस तरह से हम जाएं, क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें, अब कौन सा चीज पढ़ें। तो दे आर ऑल कम्स इनटू द फ्रेमवर्क। देखिए, एपीआई का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज। तो एंड्रॉयड की जो प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है वो तो एंड्रॉयड के साथ ऑलरेडी है ही, कोर की लाइब्रेरी के साथ, बट एडिशनल भी लाइब्रेरी आप ला सकते हो, हजारों लाइब्रेरीज। अब बहुत अलग अलग टाइप के काम करने के लिए जो अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज हैं जो कि आप अलग से जगह से ला सकते हो। अच्छा, जो फ्रेमवर्क होता है वो क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब वही सेट ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी विच वर्क्स ऑन द प्री डिफाइंड एल्गोरिदम एंड टारगेट टू द स्पेसिफिक डोमेन। मतलब ऐसा लाइब्रेरी जो किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए टारगेट करके बनाया गया हो, है ना, और उसके अंदर इनबिल्ट एल्गोरिदम्स हों। ठीक है, जो इनबिल्ट लॉजिक्स बने बनाए हों जो अपने आप अपने हिसाब से चलते हों, तो वो फ्रेमवर्क कहलाते हैं। तो फ्रेमवर्क मतलब ऐसी ऐसी क्लास इंटरफेस जिनको सिस्टमेटिक तरीके से कहीं पे संभाल के रख दिया गया हो, वो फ्रेमवर्क। जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्लासेस इंटरफेसेस को एक हायरार्किकल मैनर में संभाल के रख दिया गया, एक हायरार्की बनाई गई, ये कलेक्शन है, ये इंटरफेस है, ये लिस्ट है, ये सेट है, ये क्यू है, ये मैप है, ये एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर है। तो इस तरह से, उसी तरह से आपकी एक्सेप्शन की क्लासेस की हायरार्की है, एडब्ल्यूटी स्विंग क्लासेस की हायरार्की है, तो ऐसे ही क्लासेस की हायरार्की यहाँ पे मेंटेन करके रख दी गई है। तो हमें क्या पढ़ना है, ये एपीआई फ्रेमवर्क को ही यूज करके एप्लीकेशंस बनाने हैं। इसके बाद जो आपका आ जाता है नेटिव सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी, मैंने आपको बताया था ऐसा बहुत सारा काम होता है जहां पे जावा हार्डवेयर लेवल पे इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो जब जावा का प्रोग्राम हार्डवेयर लेवल पे इंटरेक्ट नहीं कर पाता तो हार्डवेयर से इंटरेक्शन के लिए हमें तो लाइब्रेरी चाहिए होंगी ना, फंक्शन चाहिए होंगे। तो वो सी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है जो यूज कराई जाती है। और अभी भी जो हमारे एंड्रॉयड फोन में भी हार्डवेयर लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा होगा, जैसे हमारे कैमरा को यूज कर रहा होगा, हमारे सेंसर को यूज कर रहा होगा, ग्राफिक्स को यूज कर रहा होगा, तो उसके लिए जी इनकी सी सी प्लस प्लस नेटिव लाइब्रेरीज हैं। ओके, अगर आपको केवल नेटिव लाइब्रेरी में ही काम करना है तो भी आप काम कर सकते हो,
ठीक है, उसके लिए एंड्रॉयड का अपना खुद का जो सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं एनडीके, नेटिव डेवलपमेंट किट, वो लाइए। ठीक है, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन देखिए बिल्कुल उसका एक अलग ही आर्किटेक्चर होता है, इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग ही होती है, अलग तरीके से ही बनता है। तो लेकिन जो भी एप्लीकेशन बनता है उसको चलाने के लिए जैसे जावा का रन टाइम होता है, एंड्रॉयड का भी अपना रन टाइम है। तो चूंकि जावा का जो जेवीएम है वो एक बहुत हैवी वेट प्रोसेस एक तरह से कह सकते हो एंड्रॉयड के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि उसको चलाने के लिए मेमोरी में, आपके फोन मेमोरी में या और ऐसी मेमोरी में उतना स्पेस नहीं रहता है। उसी को कॉम्पैक्ट करके एंड्रॉयड का रन टाइम जिसको हम ART बोलते हैं वो उन्होंने बनाया, जो कि आपके दिए गए कोड का बाइट कोड बनाता है, बाइट कोड से हेक्साडेसिमल कोड बनाता है, उस हेक्साडेसिमल डेक्स कोड बनाता है, सॉरी, डेक्स फाइल क्रिएट करता है, और उस डेक्स फाइल से आपको एक APK जनरेट करके दे देता है, जो कि एंड्रॉयड का अपना एक्सटेंशन है जिसको एंड्रॉयड पैकेजिंग टूल बोलते हैं, एसेट एंड पैकेजिंग टूल बोलते हैं। और और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर भी GIT का कंसेप्ट है, इसमें मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए GC का कंसेप्ट है, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि API लेवल 9 जो है, यानी कि 28, भाई जैसे जावा का JDK होता है उसका API होता है JDK 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से एंड्रॉयड की भी जो API लेवल है वो इस तरह से उनका अपना एक ऑर्डर है, उनका एक कह सकते हो हर API लेवल का अपना वर्जन है। जैसे API लेवल एंड्रॉयड 9 आपने सुना होगा, एंड्रॉयड का 9, एंड्रॉयड के जो बहुत बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं, एस्ट्रो, बीटा, कपकेक, डून, आर्टिक्लेयर, फ्रोयो, जिंजरब्रेड, हनी कप, आइसक्रीम, सैंडविच, वगैरह वगैरह। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDFGHIJ, ओरियो। अभी कौन सा चल रहा है एंड्रॉयड? OP, Q, R, है ना। एंड्रॉयड R, ओरियो था, S से आ चुका है कि नहीं आ चुका है? हैं? एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन सर अब उनने न्यूमेरिक स्टार्ट कर दिए 10 11 एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड 11 ऐसा। ओके। तो अभी एंड्रॉयड का जो है, एंड्रॉयड का आप ऐसे गूगल पे ऐसे टाइप कर लीजिए एंड्रॉयड वर्जन, लगता है एंड्रॉयड वर्जन हिस्ट्री। क्या कह रहे हो? टेस्टिंग में लगता है सर, पता नहीं वो आया है कि नहीं मार्केट में। हाँ, अभी तो वही सब चल रहा है, देखो इस तरह से है। तो पहला ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था API लेवल। अब एंड्रॉयड के जो वर्जन्स हैं, APIs हैं, उनके लेवल हैं। जैसे API लेवल 1 1.0 में था, 1.1 2, ठीक है। ये सी सर कप केक, डू नट इक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कप, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो के बाद पाई, पाई के बाद अब यानी कि 9 के बाद अब जो है 10 11 12 ऐसे 13 ये कर दिया। ठीक है, सोचे अब क्या, अब कितना नाम याद करेगा आदमी, पागल ही हो जाएगा। सही सोचा, सही विचार, उत्तम विचार। हमने तो कहते हैं कि इस तरह से वर्जन ही नहीं निकालना चाहिए इतने सारे। अरे ठीक है, एक ही वर्जन निकाल दो, काम कर दो। इतना अपडेट करते हैं ये लोग, इतना अपडेट करते हैं कि मतलब अगर आदमी ना अपडेट ना करे अपने आप को तो फिर वो, अब जैसे कई बार क्या होता है कि मैं एंड्रॉयड के बैच जो है 2 3 महीने नहीं लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या पता चला कि जो आगे की चीजें पढ़ा रहा हूँ पुरानी चीज, क्या पता नई चीज आ गई, नई API आ गई, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो ये उसके वर्जन है। अच्छा, तो इसके वर्जन में ये बोल रहे थे कि जो हमारा कहाँ भाई हायर वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ ऐप पैकेज, जिसमें ये एक डेल्विक एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट होता था, फाइल्स इनटू द मोर कम्पैक्ट मैकेनिज्म। ये मतलब 9 ऑनवर्ड्स इन्होंने एक डेक्स का मतलब कंसेप्ट निकाला है। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रायर एंड्रॉयड 5.0 API लेवल 21 में डेल्विक वाज दैट एंड्रॉयड रन टाइम। ठीक सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अनिकेश भाई बोल रहे हैं कि उनको कॉल करने को सर, उनका ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। अनिकेश को कॉल, मैंने तो यहाँ पे उनको ऐड नहीं किया है मैंने। अनिकेश कौन है? मैं देखता हूँ, मैं खुद करता हूँ। एक मिनट, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे वर्जन्स हैं, API लेवल है। और किसी को मतलब एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई मतलब प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन है?
किसी के दिमाग में कोई बात आ रहा हो? सर एंड्रॉइड में पहले डाल्विक था एंड्रॉइड रन टाइम के पहले ART के पहले। अनिकेश महाजन, हाँ वो मैंने कल भी बताया था ये बात। वही चीज़ तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि एंड्रॉयड से पहले डेल्विक था, डेल्विक वर्चुअल मशीन था। नहीं, रन टाइम के जगह पे एंड्रॉयड रन टाइम के जगह पे डेल्विक वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट यूज होता था। बिल्कुल सही बात है। तो उसको मतलब निकाल के ये क्यों लाया? कॉम्पैक्ट है और क्या, थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट है, एफिशिएंसी उसकी बेटर है, थोड़ा सा और उसे कॉम्पैक्ट कर दिया, उसे परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा बेटर कर दिया है, और क्या। It should work on Delvic as well, but reverse may not be true. मतलब जो अगर ये कह रहा है if your app runs on ART then it will be also work on the Delvic, पर जो Delvic पे चलने वाला कोड था वो ART पे नहीं चलेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो एंड्रॉयड का जो रन मतलब एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन बनाने के लिए कह रहे हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड सम जावा 8 की भी जो फीचर्स हैं वो भी यूज करती है ये। ओके, फिर ये जो हार्डवेयर लेवल की एब्स्ट्रैक्शन जिसमें आप बहुत सारी एपीआई जैसे कैमरा, ब्लूटूथ, पिक्चर, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। और सबसे नीचे इसका कर्नल है, जो कर्नल आपका हार्डवेयर लेवल से इंटरेक्ट करता है, जिसका काम मेमोरी मैनेज करना, पावर मैनेज करना, ठीक है, ऑडियो वीडियो कैमरा ड्राइवर्स, सब हार्डवेयर लेवल से जितना इंटरेक्शन है वो सब कर्नल का काम होता है। ठीक है, तो ये सब इसकी कहानी है। तो ओपन हैंडसेट अलायंस के थ्रू सारी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं और सबका अपना अपना शेयर है। और हमारे पास दो साइट है, एक एंड्रॉयड का मार्केट प्लेस जिसको हम प्ले स्टोर बोलते हैं, दूसरा एंड्रॉयड के डेवलपर्स की साइट androiddevelopers.com जो आपके सामने दिख रहा है। तो हमें एज ए डेवलपर यहाँ से जाके पढ़ लेना है। तो पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में लोग एंड्रॉयड सीखना शुरू किए थे तब भी यहीं से वो पढ़ते थे, और अभी भी आपको अगर कुछ भी सीखना पढ़ना है तो यहाँ से आप सीख सकते हो। बाकी इन्हांसमेंट तो बहुत सारी चल रही हैं, इसका सॉफ्टवेयर जो है बढ़ता चला गया। तो देखो पहले जो काम होता था, इक्लिप्स में काम होता था, तो उसके लिए कई सारी चीज़ें चाहिए होती थी, वो अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। इक्लिप्स में जैसे इक्लिप्स एक सॉफ्टवेयर था और उसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करने के लिए इक्लिप्स के अंदर एक प्लगइन हमें डालना पड़ता था जिसको हम बोलते थे ADT प्लगइन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल। तो ADT प्लगइन ऐड करते थे, बट ADT प्लगइन हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एंड्रॉयड की अब बात करते हैं फीचर्स की, तो देखो फीचर्स बहुत सारे हैं इसके। एंड्रॉयड के मतलब इससे सिंपल है, ओपन सोर्स है, जावा लैंग्वेज को फॉलो करता है, तो जावा का जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वगैरह फीचर है सब इसके पास है। ठीक है, और नो डाउट जो जावा का फीचर वो सब इस पे एप्लीकेबल हो गया। इस ओपन सोर्स होने की वजह से कॉस्ट जो कम से कम बजट में एप्लीकेशन आपको बना के दे देती है। और ये केवल मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करी जाती है। तो ये सब तो इसकी कहानी हो गई। बात आती है कि सर काम कैसे करा जाए, प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, वो मेन चीज़ है। तो देखिए इस पे काम करने के लिए आपको इसका सॉफ्टवेयर समझना ज़रूरी है। तो इसके सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वैसे एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो मैंने आपसे कल बताया था, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो, इसी से सारा काम हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या अगर आप बोलोगे, तो ये एक IDE है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। और आपको पता है कि एक IDE में कंपाइलर भी होता है, एडिटर भी होता है, लाइब्रेरी भी होती है। ठीक है, तो एंड्रॉयड के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में कौन सी होती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड्रॉयड स्टूडियो में किस पे करने जा रहे हो। अगर सपोज करो जावा में करने जा रहे हो तो SDK नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप C++ में करने जा रहे हो तो NDK नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, कोई और प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो उसका सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, इसी एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी मतलब कंसेप्ट है कि आप उसको भी कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इक्लिप्स तो हम करेंगे नहीं, इक्लिप्स पे भी चाहें तो कर लें, लेकिन जब एंड्रॉयड के लिए स्पेशली इस तरह का सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसमें बहुत सारे एडवांस फीचर हैं, तो हम इक्लिप्स की यूज करें। लेकिन अगर आप फेमिलियर हो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, उस प्लगइन का नाम है ADT प्लगइन। और ये ADT प्लगइन जो है आप अपनी इक्लिप्स में डाल दीजिए, जिससे आप SDK को वहाँ पे ब्राउज कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। आपको पता है कि अगर आप इक्लिप्स इतने दिन से चला रहे हो कि इक्लिप्स में प्लगइन का ही खेल होता है, हर एक काम के लिए प्लगइन है, प्लगइन लाओ कुछ भी करो।
अगर आप प्लगइन ले आओगे उसके अंदर तो आप आज एंड्रॉयड की एप्लीकेशन, कल को प्लगइन डाल के उसमें किसी फ्रेमवर्क लेवल पे एप्लीकेशन, टेस्टिंग की एप्लीकेशन, C++ की एप्लीकेशन, जैसे मर्जी वैसी एप्लीकेशन वहाँ पे बना सकते हो। यही सबसे बड़ी अच्छाई है हमारे इक्लिप्स की। लेकिन कोई मांगता नहीं है, कोई कंपनी अगर इक्लिप्स पे काम करोगे तो भगा भी देगा, कहेगा इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर, इनका आईडी खुद का एंड्रॉयड स्टूडियो, वो काम करो, इक्लिप्स पे क्यों काम कर रहे हो। पुराना अप्रोच था वो, ठीक है। तो एसडीके क्या है? एसडीके का मतलब, एनडीके तो हम काम नहीं करेंगे, ये नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है। C++ में कोडिंग करनी पड़ जाएगी, हमें तो भाई आता है जावा, तो हम जावा में कोडिंग करेंगे। आप चाहे जावा अगर आपको आता है तब भी, और अगर आपको कोटलिन आता है, ठीक है ना, कोटलिन आता है तब भी आपको कोडिंग किस में करोगे, आप एसडीके सॉफ्टवेयर को ही यूज करोगे। तो ये जो हमारा एसडीके है, ये क्या है भाई? एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब बताओ जेडीके में क्या होता था? जावा कंपाइलर होता था। तो एसडीके में क्या होगा? एंड्रॉयड का कंपाइलर होगा। जिस तरह से जावा का कंपाइलर जेडीके में, उसी तरह से यानी कि एंड्रॉयड का कंपाइलर एसडीके में पड़ा होता है। तो एसडीके मतलब एंड्रॉयड का कंपाइलर, एंड्रॉयड का सोर्स कोड, एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड का रन टाइम, सारी चीजें इसी एसडीके नाम के सॉफ्टवेयर में होती है, ठीक है। तो मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपके सामने ही एंड्रॉयड स्टूडियो अपना हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो पड़ा हुआ है, हटा देता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लूँगा। या तो मैं अपडेट कर लेता या तो इंस्टॉल कर लेता। तो अगर आपके पास भी एंड्रॉयड स्टूडियो पड़ा हुआ है तो उसे हटा ही दीजिएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले इसको डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो एक समस्या है। हमने कल ही कर लिया होता तो हमारा काम बच जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डाउनलोड कर लीजिए फिर अनइंस्टॉल करिएगा, ठीक। तो सर अगर इंस्टॉल है तो उसको अपडेट कर लें, क्या फालतू में हटाना। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार वो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी तो, वो भी लोग तो कर लेंगे। तो एंड्रॉयड सर मैं अपने लिए पूछ रही थी। STU, हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं। वो आप कहाँ से जाके करोगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप एंड्रॉयड ठीक स्टूडियो है अगर अपडेट, देखिए मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पड़ा है, मैं ऑन कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं डाउनलोड भी कर रहा हूँ नया वाला, ठीक है। तो डाउनलोड करना है तो यहाँ से बस जाएंगे, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। सिंगल सॉफ्टवेयर है, धमाकेदार वाला सॉफ्टवेयर है, ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे फीचर हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये जल्दी ही डाउनलोड हो जा रहेगा, मतलब कह रहा है, ठीक है। यू अर्न द एंड्रॉयड यूज़र, हमें कुछ भी नहीं करना है, डिसमिस कर देते हैं, ठीक है। ये 22 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, तब तक ये, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है ना, तब तक हम आपको ये बता दें कि अगर आपके पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो है तो उसको अपडेट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से अपडेट करते हैं भाई, कोई पता है कहाँ से अपडेट करते हैं? कोई मुझे गाइड करे। हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, हेल्प में जाके चेक अपडेट्स, ठीक है। वैसे जो हमारा चेक फॉर अपडेट्स कर देंगे, और वैसे हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, जैसे आप ऑन करते हो तो देखिए यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे अपने आप आ जाता है। तो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का जो वर्जन है, वो कौन सा वर्जन है, वर्जन भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अपडेट इसका 4.1.2 अवेलेबल है, तो यहीं से आप इसको जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक। अच्छा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कितना हमारा मेमोरी हो, क्या मेमोरी हो, मेरा कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो, कैसा सिस्टम हो, तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम कर लेंगे। तो आप इसी सॉफ्टवेयर को ही स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा, आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आते जाइए। ये देखिए ऑफलाइन कंपोनेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो या मैक या लिनक्स या क्रोम ओएस, है ना, ये क्रोम ओएस पे भी अवेलेबल है भाई ये एंड्रॉयड। तो चलो ठीक है, हमारे पास हम इतने इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं, जो अपना यूज कर रहा है वो कर सकता है। विंडोज़ की बात करते हैं तो 4 GB मिनिमम रैम है, मतलब मिनिमम 4 GB होगा तो चलेगा, अदरवाइज ये उल्टा हो जाएगा एकदम,
ठीक है, वो कहेगा कि जी हमसे ना हो पाएगा, ये हम नहीं चला पाएंगे, एकदम पलट जाएगा, मुकर जाएगा कि नहीं चला पाएंगे हम। तो 4 GB मिनिमम है और 8 GB रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड 8 GB रैम चाहिए इसकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। रैम बहुत खाता है, 16 GB है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी, देखो पहले के मैक्सिमम सिस्टम तो मेरे ख्याल से लोगों को 4 कोर i3 प्रोसेसर, 4 GB रैम होगा और 500 GB या 1 TB हार्ड डिस्क होगा। तो आप क्या करो, अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर लो, 4 GB और रैम लगा लो उसमें। 4 GB रैम लगाने में कितना लगेगा, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप उसको, या 1200 जो भी लगे, तो उसमें आप उसको अपग्रेड कर लीजिए और उसके बाद बस आपका कोई और कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 GB ऑफ अवेलेबिलिटी डिस्क स्पेस चाहिए मिनिमम और 4 GB रिकमेंडेड, 500 MB ID के लिए अलग से स्पेस चाहिए। ठीक है, और कई लोग कहते हैं जी नहीं SSD भी चाहिए, तो ऐसा कहीं लिखा है क्या? देखो कहीं लिखा है कि SSD लाओ, HDD पे नहीं चलेंगे, है ना? तो चाहे आपका HDD हो, हार्ड डिस्क हो, चाहे SSD हो, किसी भी टाइप का हार्ड डिस्क हो, मतलब किसी भी टाइप का आपका पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो वो चल जाएगा। हाँ, बस वही है कि SSD से थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो जाती है और कोई बात नहीं है ना? बाकी प्लेटफॉर्म के लिए, सबके लिए देखिए रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है कि किसके लिए क्या चाहिए। तो आपको क्या करना है, अच्छा कई लोग कहते हैं कि जावा इंस्टॉल होना चाहिए। पहले हम भी ऐसा करते थे, आप अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करते थे, JDK 8 का पाथ सेट करते थे, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते थे। अब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जब इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, तो उसमें ऑलरेडी JDK नहीं होता है, मेरे ख्याल से JRE तो होता ही होता है। जावा का रन टाइम इसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, इनबिल्ट दे रखा है। तो जो रन टाइम है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो में जावा भी हटा के मैंने चला के इसको देखा हुआ है कि ये चलता है। ठीक है, तो फिलहाल जावा मैं अभी नहीं हटाऊंगा, जावा तो मेरा जो है वही रहने दूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई, एक बात ये हो गया। अब एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा जब डाउनलोड हो जाएगा, एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर के साथ, ये बिल्कुल 1 GB का भी सॉफ्टवेयर नहीं था। आपने देखा था कि 800 समथिंग MB का था, 900 MB का था ये करीब। ये सब तो फीचर बताया जा रहा है जो एंड्रॉयड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन है, उनमें ये फीचर्स हैं। ये जो लिखा है ना, ये सब, इसमें ये सब फीचर है, ऐप एनालाइजर है ना? ठीक है, चलिए जब आप पढ़ेंगे फीचर तभी तो समझ में आएगा। अभी क्या समझना है हमें? यूज़र का गाइड है, प्रीव्यू है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। और हाँ, अब ज़रा हम आ जाते हैं कि हमें अपडेट कैसे करना है। तो हम अपडेट यहाँ से भी कर सकते थे। ये देखिए, अपडेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा और ये देखिए अपडेट एंड रीस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो बस जब भी आप ऑन करो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को, यहाँ चेक कर लिया करो कि नीले कलर का सिंबल कुछ दिख रहा है कि नहीं। अपडेट का सिंबल दिख रहा है तो अपडेट कर दो, लेकिन अपडेट कर दोगे तो भाई वही बात है कि मेमोरी लेगा ही लेगा। बहुत सारे नए नए फीचर्स के फ़ायदे भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए। और अगर एक आपके पास वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप जाइए इंस्टॉल्ड के अंदर, सॉरी यहाँ हेल्प के अंदर जाइए। हेल्प के अंदर जाके देखिए चेक फॉर अपडेट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चेकिंग फॉर अपडेट्स करोगे तो अब अपने आप वही वाला आइकन आएगा, वहाँ से जाके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे अपडेट कर दोगे और उसके बाद रीस्टार्ट कर दोगे, काम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए फिर वही चीज़ आ गया हमारे पास। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल हटाता हूँ, इग्नोर करता हूँ, ये सारा चीज़ यहाँ से बंद करता हूँ। तो जैसे सपोज़ करो कि आपके पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो है और वो नहीं कहीं काम कर रहा है सही से, या उस पर आप नहीं काम कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, कंट्रोल पैनल से जाके एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ से उसका सफाया कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए एकदम, है ना? एंड्रॉयड स्टूडियो, अब देखिए जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये कह रहा है कि एंड्रॉयड की यूज़र सेटिंग्स भी हटाने हैं हमें। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यस हटाने हैं। तो ये इस लोकेशन पे गया था, ये से अनइंस्टॉल्ड मार दिया हमने। क्या कह रहा है, कैन नॉट, आर यू वांट टू कंटिन्यू, यस, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारा चीज़ हटा दिया। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है मेरे सिस्टम से अभी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि आपके एंड्रॉयड स्टूडियो आपके सिस्टम से ख़त्म हो गया, लेकिन क्या होता है ना कि ये पूरा कंप्लीटली कई बार अनइंस्टॉल नहीं हो पाता है।
ठीक है, अभी तो ये अनइंस्टॉल्ड हो गया, यहाँ से तो हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको बंद कर दीजिए, अब आप क्या करोगे, अब अगला काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से इंस्टॉल्ड है, नहीं इंस्टॉल्ड है, या जो भी बातें हैं, तो आप क्या करो, या पहले से इंस्टॉल्ड होगा तो आपका नहीं चल रहा होगा, तो ये जरूर स्टेप करें। अनइंस्टॉलेशन का भी एक स्टेप है, समझ लो। तो वो क्या करें, आप सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में जाएं और यहाँ पे देखें एंड्रॉयड फोल्डर कहीं है, यस है, तो इस फोल्डर को डिलीट मार दें। मैंने इसमें कुछ फ्लटर वगैरह की भी लाइब्रेरी डाल रखी थी, उसको हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप डाउनलोड अभी इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो ही डाउनलोड हो रहा है, समझ रहे हो। बट एंड्रॉयड स्टूडियो का जो कह सकते हो प्रोजेक्ट है, वो किस पे वर्क करेगा, वो किस लाइब्रेरी को यूज करेगा, वो एसडीके को यूज करेगा। तो क्या अभी एसडीके हमारे पास आ जाएगा ही डाउनलोड करते ही? नहीं, ये केवल आईडी आप डाउनलोड कर रहे हो, एसडीके को अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। या आप जब इंस्टॉल करोगे, या आपके पास अगर एसडीके है तो आप दे दीजिए, इसी को ब्राउज कर लेंगे हम। और मतलब एसडीके दो तरह से आ सकता है, एक एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ बंडल आता है, एक अलग से भी ला सकते हो। तो मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से कर रहा हूं, आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मान लीजिए ये सब मैं डिलीट कर रहा हूं। अच्छा, अब आपको एंड्रॉयड फोल्डर हटाना है, यहाँ पे ग्रेडल फोल्डर होगा, वो मैं हटाऊंगा। तो ग्रेडल करके देखिएगा, अगर कहीं दिखेगा तो उसे भी हटा दीजिएगा, ठीक है। फिर यूजर्स के अंदर जाके, मैं यूजर्स के अंदर जाके यहाँ पे लिनोवो के अंदर जाके यहाँ से मैं हटाऊंगा क्या, एंड्रॉयड स्टूडियो 4, देखिए ग्रेडल है, ये सब मैं हटा दूंगा। ग्रेडल हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो 4 हो गया। और ऐप डेटा करके एक फोल्डर होता है, ऐप डेटा फोल्डर होता है, जो कि यूजर्स में ही, जैसे मेरा लिनोवो है तो ऐप डेटा नहीं दिख रहा है ना, तो आप इसको हिडन होगा। हिडन, हाँ बिल्कुल हिडन होगा, तो आप हिडन फाइल को शो कर दीजिएगा। तो हिडन आइटम्स पे आप क्लिक करेंगे ना, तो हिडन आइटम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। तो ये अभी हैंग कर रहा है, ठीक है, चलिए क्यों बात नहीं, होने दीजिए इसे। चलिए मान लीजिए ये सब आ गया और आपका हिडन फोल्डर वगैरह सब हमें दिख जाएगा। शो हिडन फोल्डर हमने कर दिया है, हिडन फोल्डर, ठीक है। ऐप डेटा बैक करके देखते हैं, ऐप डेटा ये है, हाँ आपने खोला ना वहाँ पे डेटा, वहाँ पे था। हाँ सर, अच्छा, ऐप डेटा मुझे तो नहीं हाँ दिख- वहाँ पे, हाँ यहाँ पे ही है। अच्छा, हाँ तो ऐप डेटा के अंदर लोकल, और लोकल के अंदर जो है ना, ये लोकल के अंदर जो एंड्रॉयड फोल्डर है, यहीं पे आपका एसडीके पड़ा, मतलब बाय डिफॉल्ट आता है। तो आप ना, आप ऐसा गलती कर सकते हो कि जी आपके पास ऐसे ही ऐप डेटा में ये पड़ा हुआ है, और क्या करेगा जब आप इंस्टॉल करोगे नया वाला, तो क्या पता इसी को पॉइंट करने लगे, या कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेटर बेटर मतलब नॉलेज के बेटर रेफरेंस के लिए जी ऐसे एंड्रॉयड फोल्डर को ही डिलीट ही मार दीजिए। नहीं तो जब एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल करोगे, तो पता क्या कहेगा कि आप वो प्रीवियस सेटिंग उठाना चाहते हो, नई सेटिंग चाहते हो। नई सेटिंग के लिए फिर से नए फोल्डर बना देगा और नए सारे काम कर देगा, नहीं तो प्रीवियस सेटिंग उठ जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम सारा चीज़ हटा देते हैं अपने सिस्टम से, मेमोरी स्पेस भी हमारा बच जाएगा और सारा बिल्कुल स्क्रैच से हम काम कर लेंगे, तो ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया और उस पर हमें काम करना है, तो एंड्रॉयड के अंदर जब ऐप बनेगी तो ऐप को टेस्ट कैसे करा जाएगा। तो ऐप को टेस्ट करने के लिए या तो हम अपनी, अब एंड्रॉयड हम मोबाइल फ़ोन में ही एप्लीकेशन बनाएंगे बेसिकली, तो हम या तो क्या कर सकते हैं कि हम रियल डिवाइस पे एप्लीकेशन चला लें, नहीं तो एंड्रॉयड के अंदर वर्चुअल डिवाइस भी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, तो शॉर्ट फॉर्म में AVD बोला जाता है।
तो आप एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पे भी काम कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस लाइए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं, जब आप एसडीके डालोगे ना तो उसके साथ आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी आपको एसडीके के साथ ही मिल जाएगा। और बल्कि इसको बनाने के लिए, वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करने के लिए आपको एवीडी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर एक मिलेगा, जिसके माध्यम से एवीडी आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये सब नए नए टर्म है, जैसे एक एसडीके टर्म आ गया जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बोला जाता है, एक एवीडी टर्म आ गया, एक एवीडी मैनेजर हो गया, एक एसडीके मैनेजर हो गया। तो एसडीके मैनेजर जो एसडीके को ब्राउज करता हो, और एवीडी मैनेजर जो एवीडी को क्रिएट करता हो। ठीक है, एक एडीबी भी होता है जिसको हम एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज बोलते हैं, एडीबी एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज। जैसे सपोज करो आपने कोई वर्चुअल डिवाइस बना दी, उस वर्चुअल डिवाइस पे एंड्रॉयड स्टूडियो के एप्लीकेशन को चलाना चाहते हो, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। या आप रियल डिवाइस पे भी चलाना चाहते हो तो इन दोनों के बीच में हैंड शेकिंग का काम करता है, कि जैसे आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का डेटा, एंड्रॉयड स्टूडियो का डेटा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पे प्रोवाइड करा देता है, रिफ्लेक्ट करा देता है, इट इज एवीडी। फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, एडीबी एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज, एवीडी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, और मैंने आपको एडीटी बताया था। तो एडीटी एक अलग टर्म होता था जिसको हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल बोलते हैं, जो कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं यूज होता है। आप ऐसे समझ लें कि एडीटी प्लगइन की जरूरत ही नहीं पड़ती एंड्रॉयड स्टूडियो में, किसी अदर सॉफ्टवेयर जैसे नेटबीन्स पे, इक्लिप्स पे, आपको इक्लिप्स पे लिए मैंने यूज करा हुआ है। तो इक्लिप्स पे अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो एडीटी प्लगइन आप डाल दीजिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन वहां से बन जाएगा। ठीक है, तो एडीटी, एबीडी, एसडीके, एडीटी, इस तरह से टर्म्स होते हैं जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास रियल फोन नहीं है, एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो पहले एक काम करें कि एंड्रॉयड फोन लें, खरीदें। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो किसी की छीन लें, है ना, मांग लें, मतलब कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि कुछ और करने लगिए। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं है, ठीक है, जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रखा है। सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन, इवन 2-2 फ़ोन, 3-3 फ़ोन लोग रखते हैं, एक पर्सनल वाला, एक पब्लिक वाला, एक छोटा-सा। आजकल तो फैशन है कि बड़ा वाला फ़ोन तो रखेंगे, साथ में एक छोटा-सा भी फ़ोन रखेंगे, एकदम एकदम 1100 रुपए का जो फ़ोन आता है, वो वाला भी रखते हैं लोग। तो वो 1100 वाले फ़ोन पे नहीं चलेगा ये है, इसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए प्रॉपर, तो उस पे आप इस पे एप्लीकेशन चला सकते हैं, या आप वर्चुअल डिवाइस पे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड्रॉयड स्टूडियो का लगभग हमारा देखिए यहाँ पे अब 8-9 मिनट और है, इसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। और क्या है, हमारी चीज़ें रह गई हैं, ज़रा हम और देखते हैं जी, जिसको डिलीट करना है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड नाम से तो कुछ नहीं है, एसडीके नाम से कुछ नहीं है, ग्रेडल नाम से कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो उसे हटाइए फटाफट, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो ऐप डेटा मैंने हिडन आपको यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो हटा दीजिए, एंड्रॉयड स्टूडियो, ग्रेडल हटा दीजिए। अब आप समझ लो कि मैंने सब कुछ अपने सिस्टम से हटा दिया है ना, सारा चीज़ मैंने खाली कर दिया है। ग्रेडल, अच्छा, कि ग्रेडल क्या होता है? ग्रेडल बेसिकली एक बिल्ड टूल होता है एंड्रॉयड के अंदर, है ना। बिल्ड टूल का क्या रोल होता है? इसे आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एंड्रॉयड स्टूडियो या आपकी इक्लिप्स या आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स, एंड्रॉयड स्टूडियो, नेटबीन्स, इक्लिप्स, जितने भी आईडीज होते हैं, जितने भी आईडीज होते हैं, जितने भी आईडीज होते हैं, उन सारे आईडीज जो होते हैं, उन सारे आईडीज में कोई ना कोई बिल्ड टूल यूज होता है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज होता है। जैसे अगर आपको पता हो तो हम नेटबीन्स में बहुत पहले हम लोग आंट का यूज करते थे। आंट करके एक बिल्ड टूल होता था, उसका यूज करते थे। ठीक है, 1 मिनट जरा आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट होल्ड करिए। ये पता नहीं क्यों हैंग करने लगता है। 1 मिनट, अब एक हाँ, 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। स्क्रीन तो शेयर ही होगा आप लोगों को। तो हर जितने भी हमारे पास
आईडीज होते हैं ना, हर आईडी कोई ना कोई डेवलपमेंट टूल का यूज करती है। जैसे आंट भी एक टूल है, ग्रेडल भी एक टूल है। आपने मैवन सुना होगा, मैंने मैवन पढ़ाया भी है जावा में, अपने जावा सेशन में बहुत लोगों को एडवांस वाले सेशन में भी मैवन पढ़ाया। सर्वलेट एप्लीकेशन भी हमने मैवन से बनाई है। तो मैवन के केस में देखिए, चाहे मैवन हो, चाहे ग्रेडल हो, चाहे वो आंट हो, चाहे ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। ये सब प्रोजेक्ट की मैनेज करने वाले टूल्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये उस टाइम पे चले आ रहे हैं जब जब ऐसे समझ लीजिए, जब आईडीज वर्क मतलब 100% नहीं काम करती थी। आईडी से मतलब एक सिंगल जार फाइल नहीं बनता था, जैसे बनता भी था तब भी इसको यूज करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल से जरूर बताता हूँ। जैसे हम 3-4 लोग हैं और हम अपने अपने मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 3-4 लोग हैं, अपने अपने मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अब सारे लोगों के प्रोजेक्ट का हमें क्या करना है, हमें सारे लोगों के प्रोजेक्ट को कंबाइन करके एक साथ चलाना है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ठीक है। तो सब लोगों ने मुझे अपने अपने जार फाइल दे दिए। तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैनेज टूल होना चाहिए जो सारे जार को एक साथ कॉन्फ़िगर करके अपने पास रख ले। उसमें स्टेप हम मेंशन कर दें कि भाई पहले ये जार चलाना, फिर ये जार चलाना, फिर ये जार चलाना, फिर ये जार चलाना। फिर हमारा प्रोजेक्ट जब चलना शुरू हो सर्वर में, तो अपने आप वो सारे जार को एक एक करके पिक करना शुरू कर दे। समझ रहे हो? तो ये बिल्ड टूल का एक फायदा है, जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का ये फायदा है, ठीक है। एक और सबसे बड़ा फायदा है जो मतलब मैं देखता हूँ, वो तो सबसे बड़ा फायदा है, बहुत ही बड़ा, इससे भी बड़ा फायदा है। वो ये है कि जैसे सपोज करो कि आपने चलिए ठीक है, मैं आपसे बात करता रहूंगा। अब एक चीज मैं पहले ये देखूं कि मेरे पास और कोई फोल्डर एंड्रॉयड नाम से, कोई और फोल्डर ऐप डेटा, अब तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ हटा दिया है अब, ठीक है। और मेरा मेमोरी भी बहुत सारा बचा हुआ है अभी, देखिए, ठीक। और मेरा ये डाउनलोडिंग भी सक्सेसफुली हो चुका है, एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इस एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने सॉफ्टवेयर में संभाल के रख लेता हूँ। अब मेरे से मांगना नहीं कि ये सॉफ्टवेयर दे दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो का सॉफ्टवेयर जो है आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना मुझे भेजने में टाइम लग जाएगा आपके सामने ही डाउनलोड इसलिए मैं कर रहा हूँ, इंस्टॉल भी इसीलिए कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सब कुछ मैं जीरो से कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो ये देखिए, मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया बस, ठीक है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, अब इसका इंस्टॉलेशन शुरू होगा। अभी जैसे मैं एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करूँ जरा, ठीक है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो का शॉर्टकट दिखा रहा है यार, ऐसा क्यों? क्या पता यही एंड्रॉयड स्टूडियो यही वाला दिखा रहा हो, एंड्रॉयड एंड्रॉयड स्टूडियो तो दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अभी मैंने डबल क्लिक करा है, वो इंस्टॉलेशन शुरू नहीं हुआ होगा, अभी थोड़ी देर में आता है, वो टाइम लगाता है। हैवी सॉफ्टवेयर है ना, कई रिसोर्सेज एलोकेट करता है, चेक करता है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है। यहाँ से इसको डिलीट मार देते हैं, है ना, मतलब हटा दिया मैंने शॉर्टकट। यहाँ से मैं लॉन्च करूँगा तो देखिए ये अवेलेबल ही नहीं है ना। तो ये तो जब अवेलेबल है नहीं तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो इसको रिमूव करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओपन फाइल लोकेशन, इसका शॉर्टकट यहाँ बना हुआ है तो यहीं से रिमूव मार देता हूँ। प्रोग्राम के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो फोल्डर बना हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको मार दूंगा डिलीट, ठीक है। तो अच्छी बात है कि ये, अब देखते हैं जी। अब हमारे पास मतलब मैंने सारे शॉर्टकट, मतलब इसका नामो निशान मिटा दिया हमने इसका, ठीक है। तो अब ये बेचारा मतलब कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखिए आ गया, यस कर देता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन मेरा शुरू होगा। तो जैसे मैं यस करूंगा तो ये देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि भाई अब ये क्या करेगा पता है, ये बिल्कुल हाथी का बच्चा है। अभी अभी तो ये इसने अभी तो अंगड़ाई थी इसकी, अभी ये पूरा इंटरनेट अभी खींचेगा अच्छे से हमारा, है ना। तो बिल्कुल प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए, बढ़िया इंटरनेट है, कहीं लूज है कनेक्शन कुछ है तो भाई उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। बीच में अगर रुक जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सी के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर एंड्रॉयड फोल्डर बनाएगा। सी के अंदर प्रोग्राम फाइल में एंड्रॉयड फोल्डर मेरे पास था, मैंने डिलीट भी मार दिया था अगर रहा भी होगा।
तो ये सब देखिए इसके पास फीचर हैं, है ना, इतनी सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही होंगी। अच्छा ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है चूज द क्रोम मेन्यू फोल्डर एंड्रॉयड स्टूडियो। अच्छा ठीक है, तो मुझे तो एंड्रॉयड स्टूडियो ही करना है ना, बाकी इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी इंस्टॉलिंग कर रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहा है। तो जब ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करता है ना, तो स्टूडियो इज जस्ट लाइक खाली डब्बा, अभी डब्बा है एकदम बिल्कुल, है ना। इसके अंदर जान डालने का काम ये तब होगा जब अब ये मतलब इंस्टॉल होने के बाद अब ये क्या करेगा, एसडीके को अपने अंदर लाएगा। ठीक है, तो एसडीके को लाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर लाइब्रेरीज आ जाएंगी, लाइब्रेरीज आ जाएंगे, मतलब जिसके थ्रू हम एंड्रॉयड की एपीआईज को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं यूज कर पाएंगे। समझ रहे हो आप। तो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी चीजें जो आपको मतलब उस सॉफ्टवेयर से उठा के आपके सी ड्राइव में ले आके पटक रहा है, सारा चीज जो लोकेशन इसने बताया था उसके अंदर वो ले आके पटक रहा है ये। ठीक है, तो मैं एक और यूज जो आपको बता रहा था किसका, मतलब ये बिल्ड टूल का, चाहे वो मैवन हो चाहे ग्रेडल हो, वो होता है जार को यार लाना, जार को मैनेज करना, जार फाइल, लाइब्रेरी फाइल को लाना। देखिए ये मैं यहाँ से गया, नेक्स्ट किया, तो अब देखिए कह रहा है कि ये लॉन्च करना है एंड्रॉइड स्टूडियो, तो बिल्कुल लॉन्च करना है। जैसे मैं लॉन्च करूंगा तो कई लोग इतना हो जानते ही सोचते हैं कि जी डाउनलोड हो गया, अभी तो शुरू हुआ है ये फिर। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या कह रहा है, इंपोर्ट द सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल्ड फ्रॉम फोल्डर या डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग। तो हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन पड़ी ही नहीं है, इसलिए मैं डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग करूंगा और ये एंड्रॉयड स्टूडियो अब यहाँ पे चालू होगा। अब यहाँ से वो हमारे एंड्रॉयड मतलब इनके पास रिपोजिटरी है, इन्होंने अपना अपने क्लाउड पे सारा वो एसडीके को इंस्टॉल करने का इसकी लिंकिंग कर रखी है, तो अपने आप हो जाएगा, अपने अपडेट्स चेक करेगा और सारे अपडेट्स जो है डाउनलोडिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, फाइंडिंग एंड अवेलेबल एसडीके, जो भी चीज़ें चाहिए अब ये करना शुरू करेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इससे ये चीज़ें होती हैं, आप इससे घड़ी बनाइए, मोबाइल वाली घड़ी बनाए तो नहीं, घड़ी नहीं है तो घड़ी में चलने वाली एप्लीकेशन, कार में चलने वाली एप्लीकेशन, थिंग्स में चलने वाली एप्लीकेशन, टीवी में चलने वाली या मोबाइल में चलने वाला एप्लीकेशन, ये सिंगल सॉफ्टवेयर सारे काम करता है। इसका थीम किस तरह से जो कस्टमाइज करना चाहते हो, स्टैंडर्ड या कुछ, तो मैं स्टैंडर्ड जो है कहाँ चला गया यार, ये क्या हो गया, आप लोगों को दिख रहा है ब्लैंक ब्लैंक आ गया था एकदम अचानक ही। तो स्टैंडर्ड जो है इसका हम लेके चलते हैं। अब देखिए थीम ये था, वो स्टैंडर्ड में ये थीम था, बेसिकली लाइट वाला थीम है, एक ये डार्क वाला थीम है। मुझे ये नहीं अच्छा लगता, पता नहीं बहुत लोगों को अच्छा लगता है डार्क थीम इस तरह से। ठीक है, डार्कुला कर दो ये, ना ना ना, मुझे ये काला काला अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो काला हूं ना मैं, इसलिए इसलिए मुझे ये गोरा वाला अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वेरीफाई सेटिंग करेगा, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म 30, ठीक है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल, एंड्रॉयड एसडीके टूल्स, ठीक है, ये सारी चीजें लाएगा, प्लेटफॉर्म टूल, एसडीके टूल्स, एंड्रॉयड टूल्स। इसमें गूगल एपीआई का जो मतलब जो जो प्रोसेसर से इंटरेक्ट करता है, ये इमुलेटर के लिए है, जो आपका वर्चुअल डिवाइस होता है उसके लिए, एसडीके पाथ सोर्सेज। ठीक है, तो ये सब आप कर दीजिए फिनिश। अब जैसे करोगे, अब ये शुरू कर दिया इंस्टॉलेशन शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन करेगा, तब तक मैं आपको अपनी बातें कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट ये करना था कि जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई थी, कि समस्या ये आ गई थी कि भाई हमारे पास ना, हम यूज करना चाहते थे, एक रेस्ट एश्योर्ड नाम की एपीआई होती है, जो कि एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होती है, वो हम यूज कर रहे थे। अब रेस्ट एश्योर्ड जब हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करा उसका जार फाइल, अच्छा हम जार फाइल ही क्यों यूज कर रहे थे, तो हम जार फाइल इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि हमारे हमारे जो वर्चुअल डिवाइस है, जहाँ वर्चुअल मशीन है जिससे हम काम करते हैं, वहाँ पे कुछ नेटवर्क लेवल पे रिस्ट्रिक्शन लगी थी, जिसकी वजह से हम जो मैवन में मतलब जो डिपेंडेंसी होता था या कुछ ऐसा एक सिंगल एंटिटी होती है मैवन में, क्या कहानी होती है या ग्रेडल में क्या कहानी होती है, कि आप डिपेंडेंसी उनकी एक सिंगल लाइन का मतलब कोड होता है, जिस कोड को डालने से अपने आप उस मतलब उनका एक यूआरएल होता है, जिस जैसे अभी क्या हो रहा है, ये रिपोजिटरी से ये ऑनलाइन अपने आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये सारा लाइब्रेरी जो है एसडीके सारा चीज जो है आपके सिस्टम में लाके डाल देगा, है ना। वो जो लोकल फोल्डर है ना, वहां पे लाके एंड्रॉयड फोल्डर क्रिएट करके वहां पे सब कुछ रख देगा। तो उसी तरह से हमारे पास वो मैवन या ग्रेडल भी होता है। ठीक है, तो वो एक सिंगल लाइन के कोड करने से सारा लाइब्रेरी आ जाता है, तो हम लोग वैसे ही कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ भाई, हमें जो दिक्कत ये हो गई कि
हमने वो सारा चीज़ लाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारा नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, मतलब नेटवर्क में रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंस्टॉल नहीं करने दे रहा था। तो हमने सोचा जार फाइल हम खुद ही डाउनलोड कर लें मैनुअली। तो हमने रेशे छोड़ की जार फाइल डाउनलोड करी और प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो बहुत पहले मैंने मैवन से ही बनाया हुआ था, ग्रेडल से ही बनाया था प्रोजेक्ट, तो मुझे वहाँ पे लाइब्रेरी लाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं तो एक लाइब्रेरी, एक सिंगल लाइन का मतलब एंट्री करने से मुझे 50 लाइब्रेरी मिल गई और मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। 50 तो नहीं थी लेकिन 10-12 तो थी। अब मैं जब रेश एश्योर्ड की जार फाइल डाला और प्रोजेक्ट चलाया तो अचानक उसके अंदर आ गया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसमें कह रहा था कि ना कि आपके पास ये लाइब्रेरी, ये क्लास नहीं मिल रही है। मतलब ये है कि जी वो जो रेश एश्योर्ड है ना, इंटरनली कई लाइब्रेरी को और कॉल करती है जो लाइब्रेरी हमें अलग से लानी थी। तो फिर जैसे जेसन पाथ, एक्सएमएल पाथ, है ना, कुछ स्टैंड अलोन सेलेनियम या जो भी ऐसी ऐसी चीजें थी जो आपको ऐसे लानी थी, बहुत सारी जार फाइल, बहुत सारी चीजें। तो फिर मैं कभी कभी ये वाली जार फाइल लाऊं तो उसमें एरर आ जाए, तो फिर वो कहे कि जैक्शन लाओ, तो फिर जैक्शन की लाइब्रेरी ऐड करें, तो फिर कहे कि वो कभी ये लाओ कभी वो लाओ। तो मतलब ये है ना कि जार फाइल को मतलब हमें पता ही नहीं है ना कि इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो कितनी जार चाहिए, अभी इसमें इसमें और कौन सी जार चाहिए, वो सारी जार फाइल को लाना। चलो एक बार ला के अगर काम कर भी लोगे तो फिर अगले बार उसे अपडेट करना, फिर वो भी तो बड़ा कठिन है। तो जो ये जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं जैसे ग्रेडल हो गया, मैवन हो गया, ये क्या करते हैं, इनके पास एक सिंगल लाइन का कोड होता है जो आप अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में भी देखोगे। वो सिंगल लाइन के कोड में करने से, है ना, अपने आप वो डिपेंडेंसी, जार फाइल, लाइब्रेरी फाइल, जो भी चीजें चाहिए वो उठा के आपको लाता है, दे देता है। समझ रहे हो? तो इस तरह से काम हो जाता है, आपको कुछ भी एडिशनली ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक फायदा हो जाता है। बाकी प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर लेगा। इसमें कोई प्लग इन एक्स्ट्रा, अगर आपको एक्स्ट्रा प्लग इन वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर लोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को कंपाइल करना, रन करना, डीकंपाइल करना, है ना, अपडेट करना, सॉफ्टवेयर की वर्जन को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर की वर्जन को मैनेज, जैसे सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक एपीआई है जिसके 2 वर्जन है, एक 2B और 3B है। तो मुझे 2 और 3 दोनों के जार फाइल लाने पड़ेंगे। तो ये 2 और 3 दोनों की जो डिपेंडेंसी है वो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के थ्रू डाल देंगे, तो हम 2 वर्जन और 3 वर्जन दोनों को यूज कर सकते हैं, एक साथ पैरेलली यूज कर सकते हैं। वो जब हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी, पूछेगा कि ये कौन सा वाले का यूज करना चाहते हो, 2 वाले का या 3 वाले का। ये सब भी फैसिलिटी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारे CI/CD टूल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आजकल जो एप्लीकेशन सर्वर जैसे प्रोजेक्ट जो बनते हैं, वो सर्वर में जब रन करे जाते हैं ना, तो उनकी रनिंग के लिए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए डेवऑप्स में टूल यूज करा जाता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CI/CD बोलते हैं। तो मतलब CI/CD वाले जो टूल्स होते हैं, जैसे जिनका जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जेनकिन हुआ, गिटलैब हुआ, ये सब होते हैं। तो जेनकिन या गिटलैब पे अगर सपोज करो हम एप्लीकेशन को बना के रख दें और हम चाहते हैं कि जी अपने आप, ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट को मुझे रन करना है सर्वर पे, एक स्पेसिफिक इंटरवल के टाइम पे रन करना है कि हम चाहते हैं ये इतने बाद रन हो जाए, या ये बिल्ड अपलोड हो जाए, या बिल्ड अपडेट हो जाए, या सपोज करो कि मेरा कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है जो अपने आप सर्वर में चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब ये सब जेनकिन वेनकिन का यूज करते हैं, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो उस केस में मतलब आगे चल के हो सकता हूँ मैं आप लोगों को ये सब बताऊं, है ना, कि कैसे कैसे इस पे काम होता है। उस टाइम की अवेलेबिलिटी की बात है, आप हमारे साथ कितने देर एसोसिएटेड हो। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा चीज है ये सारा, कैसे कैसे काम होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आप लोगों को, तो कम से कम ये सब पता रहेगा ना कि कंपनी लेवल पे क्या चीजें यूज होती हैं। तो वहां पे क्या है कि अगर आप सपोज करो कि उसमें एप्लीकेशन आपने चलाना है, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं इनके पास सिंगल एक्सएमएल फाइल बनती है। जैसे जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में एक यूजर डॉट ग्रेडल फाइल बनती है, ग्रेडल, और मैवन के केस में जी एक पॉम डॉट एक्सएमएल बनती है जिसको हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। उस पॉम की लोकेशन हम उस पर्टिकुलर सर्वर को देते हैं, तो सर्वर अपने आप उन सारी चीजों को मैनेज कर लेता है। मतलब इंडिविजुअली ये नहीं बताना है कि जी इस फाइल को चलाओ, फिर इसको चलाओ, फिर इसको चलाओ। वो अपने आप उस सिंगल एक्सएमएल फाइल की लोकेशन को वहां लेता है और इस पर्टिकुलर फाइल को एक साथ रन कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये ग्रेडल बिल्ड टूल के, बाकी बिल्ड टूल के बारे में और जब आप काम करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है
जिसने पहले डाउनलोड कर रखा है वो अपडेट कर दे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को, जिसने नहीं किया है और जिसका नहीं चल रहा है वो अपना इसको क्या करे, अपडेट कर ले, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले, इसमें जो भी मतलब आगे की प्रोसेस है कर ले। अच्छा होगा क्या, होगा ये कि भाई जैसे मान लो कि आपने सॉफ्टवेयर, अच्छा एक चीज और कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, तो ये जो सेटअप आप कंप्लीट करोगे ना, तो इसी सेटअप को कंप्लीट होने के बाद, फिनिश होने के बाद वहीं पे अपने आप एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट को बना के और उसको एक रियल फोन में, अपने फोन में से चला के देख लें। अगर आप फोन में चला के आप देख लेंगे और सक्सेसफुली चल रहा है तो इसका मतलब इसका सेटअप प्रॉपर्ली हो चुका है, अब एप्लीकेशन बस रेडी है रन होने के लिए। क्लियर है? तो चलिए ये तो करेगा काम, तो जिसने जिसने नहीं करा अभी वो कर ले, और फिर कल करते हैं बात।